सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, सियासत की बसात का बड़ा खिलाड़ी उसी को तस्वुर किया जाता है जो हर वक्त चाल चलते हुए हरीफ को मात ही ना दे बल्कि अपनी चाल से उसे हैरान भी कर दे। सियासत में जोड़ तोड़, इत्तेहाद, मुफाहमत, दोस्तियाँ, इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए ये खेल बरसों से खेला जा रहा है। फिर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में 90 की दहाई की तरह किसी एक सियासी जमात का वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाना अब शायद ख्वाब ही नज़र आता है। अच्छा, 2002 के इलेक्शंस हो देख लें, 2008, 2018, कोई भी जमात सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने में नाकाम ही नज़र आई है। अच्छा, हुकूमत बनाने के लिए कभी इलेक्टेबल्स का सहारा लिया जाता है, कभी सियासी इत्तेहाद किया जाता है, तो कभी जो बात है वो सीट एडजस्टमेंट पर फाइनल होती है। सियासत में सीट एडजस्टमेंट और इलेक्टेबल्स की शमूलियत के हवाले से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सना क्या कहते हैं, ज़रा देखिएगा। जी, तो सुना आपने राना साहब को कि राना साहब का क्या कहना है कि तो वैसे अगर देखा जाए तो इस बार जो तमाम सियासी जमातें हैं, हम कह सकते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर दीगर सूबों में क्लीन स्वीप के मूड में नजर आती हैं। अब इसी सिलसिले में आज पीपल्स पार्टी ने एबटाबाद में जलसा किया, जिससे खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बादस्तूर नून लीग तनकीद की और कहा कि किसी को दूसरी बार या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के बजाय जिसको मौका नहीं मिला उसे मौका दीजिए। हमें सोचना होगा कि क्या हमें 70 साला बाबे के हाथ में मुल्क देना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए। जी, तो अब एक तरफ बिलावल मौके मांग रहे हैं और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के नए जो सिपाही सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब हैं, उन्होंने कल मेरे प्रोग्राम में बिलावल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि बिलावल तो अभी बच्चे हैं। सरदार खेतरान साहब ने मजीद क्या कहा, ज़रा देख लीजिए। बिलावल तो अभी बच्चा है, हम उसके बच्चों की जगह पे है। आसिफ जरदारी जैसे मंजे सियासतदान और जोड़ तोड़ के बादशाह वो उनकी औलाद हैं, तो कम से कम उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए कि 16 महीने वो वज़ीर खारिजा हुए और उन्होंने कोई ऐसी कारनामा सर अंजाम दिया जिसको हम पाकिस्तान की मईशत को उभारने में हम फख्र महसूस कर सकें। ठीक है, उसने बैरूनी बहुत सारे दौरे किए, हम समझते हैं कि उसने इतने मुल्क देख लिए कि हमने ख्वाब में भी इतने मुल्क नहीं देखे होंगे। जी, तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। पीपल्स पार्टी से शहला रजा साहबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। PMLQ से हमारे साथ मौजूद हैं आयशा गुलारी साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं शाहिद रिंद साहब से शुरू करना चाहूँगी। शाहिद साहब, इलेक्शन सर पर हैं और हम देख रहे हैं कि किसी को इलेक्टेबल्स की तलाश है, कोई इत्तेहाद कर रहा है, लेकिन इत्तेहाद अगर हम हिस्ट्री देखें इत्तेहाद की, तो जो इत्तेहाद होते हैं देर पानी होते ज़्यादा देर चलते नहीं है। ये इत्तेहाद जो बन रहे हैं आपको चलते हुए दिखाई देते हैं? देखें, अभी तक इत्तेहाद कोई नहीं बने। इत्तेहाद बनने के लिए गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है। ठीक है, चाहे आप अगर MQM को और नून लीग का इत्तेहाद देख लें, उसके लिए भी कमेटियां बनी हैं। अभी हलकों पर वो बैठेंगे और फिर बातचीत होगी और फिर पता चलेगा कौन किसे क्या देने की पोजीशन में। सेम यही इंटीरियर सिंध में अगर GDA या JUI फे के साथ नून लीग ने बातचीत का आगाज़ किया तो वहाँ भी कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं है। बलूचिस्तान में भी अगर वो BAP या नेशनल पार्टी या PK मैप के साथ बातचीत की इब्तदा हुई है, आप उसे ये नहीं कह सकते कि अलायंस हो गया है, लेकिन ये चीज़ तय है कम या ज़्यादा ये जो जमातें इस वक्त नून लीग के साथ इंगेज कर रही हैं, कल अगर इंतखाबात होते हैं तो बाद अज़ इंतखाब भी ये जमातें जो है नून लीग की इत्तेहादी हो सकती। ठीक है जी। शैला साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। शैला साहिबा, बिलावल साहब बड़ा गुस्सा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी 70 साला जो बाबा है, किससे मुखातिब है, किसको कह रहे हैं? कहीं ये तो नहीं कि बिलावल साहब को जब बच्चा कह दिया जाता है या उनकी उम्र का कम उम्री का या जो उनके पास तजुर्बा नहीं है उस पर उनको ताना दे दिया जाता है, तो बिलावल साहब ने कहा कि मुझे कोई बच्चा कहेगा तो मैं भी फिर बाबा कहूँगा बदले में। बात यह है कि अगर किसी को 33 साल का नौजवान बच्चा लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसके घर के जो 33 साल के लोग हैं वो बेकार लोग हैं। कि सियासतदान फहम से होता है और कम उम्री से नहीं। भुट्टो साहब 29 इयर्स के जो थे वो वजीर थे और बीबी साहिबा ने 24 साल की उम्र से जद्दोजहद शुरू की और जहानत तो खानदानी होती है। अब सियासत जिसके घर में हो रही हो तो वो सियासत को समझता है। और रही बात, देखिए इस वक्त सीधी सीधी बात है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए और आए, गए थे तो बीमार थे, आए तो कहा कि इलाज मुकम्मल कराकर नहीं आए,
यहाँ तक के कि जब 16 महीने उनके भाई की वजीर आजम थे उनके भाई, उसमें भी नहीं आए, और अब जब कह रहे हैं कि इलाज करा के नहीं आए तो ये तो रिस्क है कि वो उनको आप पूरा मैदान भी बना के दें, पूरा बलोचिस्तान उनके हाथ में दे दें, कराची में भी कुछ कोशिश करने की करें, कल जो है उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या होगा। आते ही उन्होंने जो ब्लंडर किया, उन्होंने कहा कि ये जो 16 महीने की हुकूमत थी ये मेरी नहीं थी, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर उनका, प्राइम मिनिस्टर उनका, बहुत सारे मिनिस्ट्री उनकी, होम मिनिस्ट्री उनकी, तो फिर आप समझ सकती है ना ये बात कैसे कही जा सकती है। इसके लिए तो समझना चाहिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर जो बहुत बड़ी बात की कि वो इलाज कराने गए थे, आके उन्होंने कहा मैं जिला वतन था, तो इसका मतलब है कि वो अब उनके लिए कंसीडर करना चाहिए कि वो ये कैसी बातें कर रहे हैं। और हमें इस वक्त समझना चाहिए कि मुल्क के मसाइल दूसरे हैं, मुल्क में जो परसेंटेज है वो यूथ की है, और हमें नई तरीके पे जाना चाहिए और नौजवान क़यादत को मुंतखब करना चाहिए, ये मतलब है। ठीक है जी, ठीक है जी। राना एहसान अफजल साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। राना साहब, ये एक नया बयानिया आ गया है, मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया कि नौजवान क़यादत को चूज़ किया जाए, 70 साल बाबों को ना चूज़ किया जाए। मतलब ये मंतक समझ नहीं आ रही, ज़रा आप समझा दीजिए। हालांकि हम तो ये सुनते आए हैं कि खैर नौजवानों में जो टैलेंट होता है, मैं तो हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि, लेकिन तजर्बे के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, किसी का तजर्बा बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस जो है इसका नेमो बदल कुछ नहीं होता। लेकिन अगर यंग टैलेंट है उनको भी आगे आना चाहिए, और बतौर वज़ीर ख़ारजा बड़ी ट्रेनिंग हो गई है बिलावल साहब की, आगे आ सकते हैं वो। लेकिन ये बाकायदा ये कह देना कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, 70 साल बाबे को नहीं, ये मंतक आपको कैसे समझ आ रहा है? ये तो अवाम ने सिलेक्ट करना है कि उनको नौजवान चाहिए है या एक्सपीरियंस लीडर चाहिए है। लेकिन PMLN की जो सियासत है वो अभी कीचड़ उछालने पे नहीं है। आप देख रहे हैं कि PMLN जब भी बात करती है, या नवाज शरीफ साहब अगर चेंबर में जा रहे हैं, लाहौर चेंबर में, तो पाकिस्तान की मईशत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल की बात कर रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं कर रहे, वो PTI पे तनकीद नहीं कर रहे, वो आगे का रास्ता जो है वो तलाश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसी बुनियाद पर PMLN का फोकस था कि हम सिंध में जाएं, सिंध में अपनी जमात को भी मजबूत करें, और जो जिनके साथ हम मिलके चल सकते हैं उनके साथ भी रास्ता खोलें कि हम मुमकिना तौर पे सीट एडजस्टमेंट, इलेक्टोरल अलायंस हासिल कर सकें, ताकि सिंध हो जाए, बलूचिस्तान हो जाए, KPK हो जाए। पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन इन 3 सूबों से भी हम एक अच्छी नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नून की निकाल सकें, और अपने एलाइज के साथ 2/3 से हुकूमत बनाएं, ताकि मुल्क के जो माशी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उनको भरपूर तरीके से हम जो है कन्फ्रंट कर सकें। तो अब अगर पीपल्स पार्टी के पास बयानिए ख़त्म हो गए हैं और उनको सिर्फ यही बात करनी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, फलाना नहीं मिल रहा, और फिर इसका जिक्र भी नहीं करना कि वो किसने देनी है, जिससे उनको शिकायत है उनका खुलेआम नाम ले, उनको कन्फ्रंट करें। क्योंकि हमें तो कोई ना हमें कोई फेवर चाहिए, ना हमें मावनत चाहिए। हम अवाम से इंशाल्लाह वोट लेके हम इलेक्शन लड़ के मुकाबला करके हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे। तो ये इनके मसाइल चल रहे हैं, इनको बयानिया नहीं मिल रहा कि ये क्या बयानिया लें। कभी ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बन रहे हैं, फिर ये खुद ही कह देते हैं कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बनेगा, फिर इनको थोड़ी देर बाद कहते हैं नहीं नवाज शरीफ बनेगा। तो आधी तो हमारी कंपेन इन्होंने ही कर दी है, सबको बार बार हर टॉक शो में दोहरा के कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। वो बात ये है कि हम तो आपको लगता है आपकी पब्लिसिटी कर दी आपके मुखालिफिन ने, वो भी मुफ्त में? जी बहुत ज्यादा। देखें वो ये तो सारे मुझे हल्के में लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं 4थी दफा। तो वो फिर यानी कि अब वो खुद ही ये बातें अगर करेंगे तो फिर इनकी मर्जी है। हम तो मुल्क के मसाइल हाईलाइट कर रहे हैं। हम अगर ये नौजवान बनेंगे या कोई बुजुर्ग लीडर बनेगा, ये अवाम ने डिसाइड करना है। ठीक है जी। आयशा गुल अली साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। आयशा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, अपने बाकी मेहमानों को भी सुना। आयशा, सुनने में ये आ रहा है कि काफ लीग नून लीग के साथ इत्तेहाद में इंटरेस्टेड है, ये सही खबर है?
देखिए ये एक जनमत की ख्वाहिश मेरे ख्याल से इसमें कहना दुरुस्त नहीं होगा। ये पाकिस्तान में जो सियासी मामला है उसकी ज़रूरत है। अच्छा शाहिद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। शाहिद साहब, वैसे ये कैसा लगे अगर काफ लीग और नून लीग का इत्तेहाद हो जाए? इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी। ये काफ लीग जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही से माइनस काफ लीग है। तो चौधरी शुजात साहब के साथ जब सालिक हुसैन साहब उनकी काबीना में मियाँ शहबाज शरीफ की वज़ीर रह सकते हैं तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो गुफ्तगू पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है, अगर हम उसको एवल्यूट करने की कोशिश करें तो पीपल्स पार्टी को PMLN से मेरा ख्याल है, ये हमें वाज़ेह था जब 16 महीने की हुकूमत थी उस वक्त भी जो सूरत हाल थी पीपल्स पार्टी ने आगे चल के यही स्टांस लेना था जो उन्होंने अब लिया है। पीपल्स पार्टी को दही सिंध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे PMLN का अलायंस JUI फे से हो या GDA से हो। दही सिंध में पीपल्स पार्टी अपने नंबर्स पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं शहरी सिंध की, हैदराबाद या कराची की, तो वहाँ पे इस वक्त एक कराची में वैक्यूम है। कराची की जो 14 सीटें हैं जो MKM बेसिकली पहले जीतती रही है, वो सीटें पिछली बार PTI को मिली हैं। PTI इस बार आइडियल सिचुएशन में नहीं है। जब वो आइडियल सिचुएशन में नहीं है तो अब उन सीटों को MKM चाहेगी कि वो भी उसमें कोई शेयर ले। PMLN एक सिंबॉलिक शेयर चाहती है सिंध में, तो इसलिए उनकी एफर्ट्स हैं। और पीपल्स पार्टी लाजमी सी बात है चाहेगी कि ये जो 14 सीटें कराची की हैं इसमें अगर पहले उन्हें 4 मिलने का आसरा था तो वो कोशिश करेंगे 8 लें, क्योंकि जो पंजाब में उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो रही। तो 8 सीटें वो ले लेंगे? नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, दैट इज अनदर डिबेट। वो क्योंकि उनके खिलाफ एक इत्तेहाद बन रहा है और सिंध उनका गढ़ समझा जाता है, तो सिंध भी उनको हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। देखिए नहीं, तो एक चीज याद रखिएगा, कराची की 14 सीटों की बुनियाद पे या कराची की सूबाई असेंबली के बुनियाद पे पीपल्स पार्टी के हाथ से सिंध नहीं निकल सकता, ये जहन में रखिएगा। देही सिंध का जो नंबर है वो कराची या शहरी सिंध की सीटों से ज्यादा है, इसीलिए जरदारी साहब कंफर्टेबल हैं। अब मसला ये कि बलूचिस्तान पे परेशानी पीपल्स पार्टी को क्यों है। एक सबसे पहली बात, बलूचिस्तान पाकिस्तान की इकॉनमी का बेल आउट पैकेज है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये याद रखना होगा, अगर मैं लफ्ज़ अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाते हैं उसके बाद मार्च में आपके सेनेट के इंतखाबात होने और उसी दौरान आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने। तो बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ पे एक MPA का 1 वोट काउंट होता है। सिंध और पंजाब और KP में ऐसा नहीं। तो मियाँ साहब जिसे कहते हैं वो पंजाब को फोकस इसलिए, बलूचिस्तान को इसलिए भी फोकस कर रहे हैं कि सेनेट में नंबर गेम और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नंबर गेम वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ताकि इत्तेहादी, चाहे अगर मुमकिन तौर पे इत्तेहाद पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, ख्वाजा आसिफ साहब रिकॉर्ड पे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब रिकॉर्ड पे हैं, डार साहब रिकॉर्ड पे हैं, तो ये जो बातें हो रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी सदारती उम्मीदवार हो सकते हैं, मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी हो सकते हैं, तो मियाँ साहब चाहते हैं कि अगर पंजाब और बलूचिस्तान का नंबर गेम उनके अकाउंट में रहता है, काबू में रहता है, तो वो प्रेसिडेंट और चेयरमैन सेनेट के ओहदे अपनी जमात में रखना चाहेंगे और इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए वो ये पेशबंदियाँ इस वक्त कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा राना एहसान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस बात को लेकर बड़े परेशान है कि पहले से उनको सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया गया, उनके मुखालिफिन की जानिब से लाडले का जो टैग एक लगा दिया गया है, तो वो चाह रहे हैं कि लाडले का जो टैग है ये उतर जाए किसी तरह। इस बात में सदाकत है? जरा बताइएगा अंदर की खबर। देखिए, इसके साथ ये भी कहा था कि जो मंशूर कमेटी है उसकी ड्यूटी लगाई है कि इसको कैसे ख़त्म करना है। तो मैं तो मंशूर कमेटी में हूँ और काफ़ी कमेटियों में उसमें हूँ, तो लेकिन हमें तो कोई ऐसी हदायत नहीं मिली। देखिए, बात ये है, लाडले वो ज़रूर हैं, अवाम के हैं और PMLN के वर्कर्स के हैं, और PMLN के वर्कर्स को उन्होंने आके मुतहरिक किया है, और हम आज भी वोट को इज़्ज़त दो के ऊपर खड़े हैं। हम कहते हैं कि अदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और ये इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देखें, अभी तो इलेक्शन कैंपेन लॉन्च भी नहीं हुई, तो ये जो इल्ज़ामात की एक बौछार है, ये बड़ी एक डिफीटेस्ट स्ट्रैटेजी है। हम किसी का दरवाज़ा खटखटाने नहीं गए, ना हमें ज़रूरत है। हम अपने जो सियासी हरीफ हैं, जो सियासी साथी हैं, उनका ज़रूर हम दरवाज़ा खटखटाने गए हैं। हम समझते हैं कि इलेक्शन से पहले अलायंसेस बनाना या कोई सीट एडजस्टमेंट करना, हर एक के पास ओपन ग्राउंड है, हर एक के पास खुला मैदान है, अपनी अपनी मेहनत करें। ये ज़रूर है कि एक नया वलवला आया है, क्योंकि 2013 के बाद अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन अपनी जो है वो पार्टी की खुद लीड करेंगे। 2018 में तो वो गिरफ्तार हो गए थे और उनको सज़ा हो गई थी।
तो वो इलेक्शन, तो ये एक प्लस पॉइंट हम समझते हैं कि PMLN के पास 2013 के बाद आ जाए कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो शहर शहर जाएंगे और अपना बयानिया जो है अवाम के आगे रखेंगे, तो उससे ज़रूर हमें एक एडवांटेज मिलेगा। बाकी देखें, ये जो इल्ज़ामात हैं, या तो कोई हकायक हों, कोई शवाहिद हों, कोई ऐसी कोई मामलात हों जो कर सकें, ये महर इल्ज़ामात इसलिए हैं कि हमारे साथ मुकाबला है, पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, वज़ारत उज़्मा की सीट के लिए कंपटीशन है, तो उस बेसिस पे ये चीज़ें लग रही हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं, और हम समझते हैं ये लाजमी है कि ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, क्योंकि मुल्क को अगर आपने आगे लेके जाना है तो इसके ऊपर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। और अभी तक मैं समझता हूँ कि सवाए सियासी बयानबाजी के और कुछ भी नहीं। और अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये कोई ऐसा कि कोई मावनत हो रही है, तो जो मावनत कर रहा है उससे पूछे, जाके उससे पूछे, हमारे से क्यों पूछ रहे हैं? हम तो डिनाई कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कैटेगोरिकली कि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है शैला साहिबा, जी शैला साहिबा क्या कहेंगी आप? राना साहब जो फरमा रहे हैं, क्या कहेंगी आप? कि आपने राना साहब को 2 दफा मौका दे दिया, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आपके पास डिनाई करने के अलावा है क्या? क्योंकि आप खुद मुझे बताएं कि आप जो ये कह रहे हैं कि हम तो लोगों के पास जा रहे हैं इकोनॉमी के लिए, तो भाई इकोनॉमी तो आप फिर इसाक डार से ही चलवाएंगे ना, तो 16 महीने में इकोनॉमी का क्या रिजल्ट है? और दूसरी बात जो है कि आप जो सबके पास जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान को आपने मना लिया काफी लेट, लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान के कमरान मुर्तजा ने मेरे साथ बैठ के कह दिया कि जनाब इनको जो रिलीफ मिला है अदालत से वो तो मिल ही नहीं सकता था, वो एक मुजरिम का हक ही नहीं था, और चाहे उन्हें जैसे भी सजा हुई हो उनको ये रिलीफ नहीं मिलना चाहिए था। ये उन्होंने कहा, उनके अपने जो अलाई थे, जो कि PDM के सरबराह थे, उनकी जमात के पढ़े लिखे लोगों की तरफ से ये बात आ गई। आपने ऐसा क्या 16 महीने में किया, या उससे पहले क्या किया था कि आपको बलूचिस्तान की सजा के बैठक सब कुछ आपके जो हवाले हुआ है, तो उससे आपको कैंपेन की अब जरूरत नहीं रही है। अब आपको जरूरत सिर्फ इस बात की रह गई है कि किसी तरह जल्दी से अदालत जाएं और मियां साहब को बरी करा लें, क्योंकि अभी तक तो हुआ नहीं है। और जो दूसरी बात है कि एक चीज के लिए तो आपको असेंबली की जरूरत होगी, क्योंकि आईनी तरमीम होगी, वो हो नहीं सकती। तो ये सारी बातें जो हैं वो देखने की हैं कि पंजाब में इस वक्त आपके लोगों के पास इतना भी वर्कर रेडी नहीं था कि स्कूल के बच्चों को इंगेज ना किया जाता पानी की बॉटल्स पे लेबल लगाने के लिए। लोग जो हैं वो इतने कंफ्यूज थे कि एक आदमी 16 महीने में नहीं आया और क्या होगा, लेकिन उसको जो अतराफ के लोग थे वो समझ रहे थे, जो सियासत को देखते हैं कि एम्बेसडर का आ जाना, पंजाब गवर्नमेंट का जो है वो फुल प्रोटोकॉल देना और रेड कारपेट देना, ये सबको समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तो आप ये छाप नहीं हटा सकते। रही बात इसकी के मजाक उड़ाना, तो देखें वो मौके आप खुद दे रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि आप जो हैं वो हम पे तनकीद ना करें, हम पे आप बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन आप करेंगे क्या तनकीद? सवाल ये है, क्या तनकीद करेंगे मुझे बता दें। और ठीक है, चलें ब्रेक के बाद दूसरी जमातें यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मुझे शॉर्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है, राना एहसान अफजल साहब, शैला रज़ा साहिबा और शाहिद रिंद साहब। शाहिद साहब, शैला साहिबा की गुफ्तगू ब्रेक से पहले आपने सुनी, उन्होंने कहा कि तनकीद हम पे क्या करेंगे, तनकीद करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब तनकीद अगर देखी जाए तो आगे जिस तरह सुनने में आता है कि सादा अक्सरियत तो शायद कोई नहीं ले सकेगा, मखलूत हुकूमत ही आएगी, मिलजुल कर कोई सेटअप बनाया जाएगा। लेकिन अभी 16 महीने का तजर्बा देखा आपने, हमने, हम सब ने, उसमें 13 जमातों का इत्तेहाद था, 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। लेकिन हमने देखा जैसे ही ये ख़त्म हुआ, इंटरिम सेटअप आया, तो पीपल्स पार्टी ने खुलकर नून लीग पे तनकीद शुरू कर दी और
ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें या इनके बयानात हैं कि ड्राइविंग सीट पे तो नून लीग थी ना, उनसे पूछा जाए, यानी ड्राइविंग सीट पे जो होगा उससे पूछा जाएगा, बाकी गाड़ी में बैठ के मुफ्त के झूले लेंगे, सैर करेंगे अच्छे बच्चों की तरह, आइसक्रीम खाएंगे, गोला गंडा खाएंगे और घर चले जाएंगे। देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बिलावल ने कुछ दिन पहले ये कहा कि वजारत ख़ारजा के लिए वो जवाब दे सकते हैं कि उनकी कारकर्दगी क्या है, लेकिन उन्होंने ये सवाल पूछा कि ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ और ये लोग अपनी कारकर्दगी का खुर्रम दस्तगीर क्या जवाब देंगे अवाम को। मेरा ख्याल है बिलावल साहब भूल गए कि वज़ीर सेहत जो है कादिर पटेल, उन्हें भी अवाम को जवाब देना होगा। उनके साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, शाजिया मरी, पावर्टी एलिवेशन, फैसल करीम कुंडी, गिलगित बल्तिस्तान के और कश्मीर के अफेयर्स कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। बेसिकली मुझे आज एक बात को देखकर अफसोस इस बात का होता है कि दो बड़ी सियासी जमातें इस वक्त एक दूसरे पर एक ऐसे किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं जैसे वो गली में रहने वाले दो पड़ोसी जो होते हैं वो किसी बात पे लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके आज ये आवाम को बताते कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी का रिलीफ है वो कैसे PMLN दे सकेगी, कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकेगी। कोई एक ऐसी इम्पैक्टफुल डिबेट क्रिएट करते कि PMLN के पास पंजाब का मॉडल क्या है डेवलपमेंट का, जिसे वो देखकर या दिखाकर सिंध की आवाम को अट्रैक्ट करे वोट लेने के लिए, या पीपल्स पार्टी के पास ऐसा क्या डेवलपमेंट मॉडल है जो वो पंजाब या बलूचिस्तान या KP के आवाम को दिखाए कि जी हमने सिंध में ये सब कुछ किया है इसलिए आप हमें पंजाब में मौका दें। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सिर्फ सियासी बयानबाजी पर बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह, एक चीज़ वाज़ेह है जो नज़र आती है, बातें ज़रूर कर रहे हैं राना एहसान अफजल या उनके दोस्त के PMLN 2 ताई अक्सरियत लेगी। देखें 97 में 2 ताई अक्सरियत मिली थी, वो डरावना ख्वाब साबित हुआ था, और इस वक्त जब PMLN इत्तेहाद की बातें अभी से कर रही है तो इसका मतलब ये वाज़ेह है कि PMLN को अपने रैंक एंड फाइल्स में भी पता है कि 2 ताई अक्सरियत बड़ी दूर की बात है। इस वक्त सादा अक्सरियत भी बड़ा मुश्किल सूरत हाल होगी, मिल मिला के हुकूमत बनानी पड़ेगी। इसीलिए PMLN मेरा ख्याल है वो जिसे कहते हैं शोला बयानी के बजाय अभी भी पीपल्स पार्टी जब कभी भी अटैक करती है तो बड़े नपे तुले अंदाज में उनके बाउंसर्स को डक कर रही है, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं है कि इलेक्शन के बाद होगा क्या। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो नपे तुले अंदाज में खेल रहे हैं। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग को हम एक पेज पे भी देख सकेंगे। देखिए ये खारिज इम्कान नहीं है। ठीक है, ठीक है, खारिज इम्कान नहीं है, ठीक है, और उसकी एक जगह छोड़ी जा रही है। देखें आइडियल सिचुएशन ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मेरा ख्याल है ये सूट भी करेगी इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को, कि PMLN अगर लीड कर रही है तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठ जाएगी, या अगर पीपल्स पार्टी लीड कर रही है तो PMLN, अदरवाइज दूसरी सूरत उनके लिए बड़ी मुश्किल हो। लेकिन मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए और अवाम के मुफाद के लिए सियासतदान एक पेज पर आते हैं तो फिर मखलूत हुकूमत ही बनाएंगे। अगर गुज़िश्ता 16 माह जैसी बनानी है तो मेरा ख्याल है फिर मुश्किल ही होगी इनके लिए हुकूमत चलाना। जी राना साहब, आप शाहिद साहब की बातों से एग्री करते हैं? वैसे बात उन्होंने बड़े पते की है कि पीपल्स पार्टी जब आप पर तनकीद कर रही है तो PMLN रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वहाँ से बड़े नपे तुले अंदाज में तनकीद का जवाब दिया जा रहा है, शोला बयानी से नहीं दिया जा रहा, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा बिलावल हमारा छोटा भाई है, भाई कह के बोला। डार साहब बड़ा नरम रवैया रखे हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी नरमी की तरफ नहीं जाती दिखाई दे रही। ये भी एक पॉइंट है जो हम डिस्कस करना भूल गए। जी राना एहसान साहब, देखें अब जो तनकीद पीपल्स पार्टी हमारे पे कर रही है कि 16 महीने के हम जिम्मेदार हैं, वो अपनी वजारतों के जिम्मेदार हैं, अब इसका हम क्या जवाब दें? देखें जो वजारतें हैं वो वजीर उनके इंडिपेंडेंटली तो फैसले नहीं करते, वो तो काबीना जब उस एजेंडे को अप्रूव करती है तो वो उस वजारत का जो है वो फैसला मंजूर होता है। तो सारे फैसले जो वफाकी हुकूमत करती है वो कैबिनेट करती है, और कैबिनेट में कभी तनकीद नहीं की। कैबिनेट में जो है वो हर हाँ में हाँ मिलाई, फ्लोर ऑफ द हाउस में बिलावल साहब तारीफें करते रहे। तो जब इक्तदार के साथी थे तो तब तो कोई लड़ाई नहीं थी, कोई इख्तलाफ नहीं था। अब अगर ये इख्तलाफ कर रहे हैं तो उसका हम क्या जवाब दें? तो इसलिए हम उसको वेल लेफ्ट कर रहे हैं। तो दूसरा देखें, अब बात ये है कि ये हम एक दूसरे के साथ मुकाबले में है वजारत उज़्मा की सीट के लिए। वो भी इस उम्मीद पे बैठे हैं कि बिलावल साहब को वजीर आज़म बनाएंगे। हम मियां नवाज शरीफ की बात करते हैं कि हमने उनको वजीर आज़म बनाना है, तो नेचुरली पीपल्स पार्टी हमारी तरफ तनकीद कर रही है। हमारी अप्रोच जो है वो मुल्क के मसाइल की तरफ है और मामलात की तरफ है, और जो पार्टीज हमारे साथ वजारत उज़्मा के मुकाबले में नहीं है उनसे अगर हम कोई अलायंस कर लेते हैं तो इसको कमज़ोरी ना समझा जाए, इसको समझा जाए कि हम आगे का टाइम समझते हुए देखते हुए एक मजबूत हुकूमत बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं।
और जहां तक पंजाब की बात है, देखें पंजाब में आईपीपी कितना बड़ा चैलेंज पीएमएलएन के लिए बन के आएगी। देखें आईपीपी का कोई वोट नहीं है, उस जमात के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, शख्सियात हैं, वो कितना वोट ले पाती हैं वो तो 8 फरवरी को ही पता लगेगा मेरे ख्याल से। वो क्योंकि एक तो पीटीआई से निकल के आए हैं तो उनको पीटीआई की जो हमायत थी वो तो बिल्कुल नेगेटिव उनके चले जाएगी, तो उनकी शख्सियात का वोट उनको इलेक्शन जिता सकेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मुझे नहीं लगता वहां पीएमएलएन के हमारे पास पूरे पंजाब में, आईपीपी को तो पंजाब में बड़ा कॉम्पिटिटर समझा जा रहा है, तस्वुर किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून का। जी मैं यही आपको बता रहा हूँ ना, शख्सियात का उनका वोट जरूर होगा, लेकिन उन शख्सियात के ऊपर एक जमात से अलहदगी का इल्ज़ाम भी है, और वो कितना उन शख्सियात पे असर अंदाज होता है ये पॉजिटिवली नहीं होगा, नेगेटिवली होगा। अच्छा राना साहब, ये हो सकता है कि इत्तेहाद भी हो जाए आईपीपी का आपके साथ, इसके चांसेस हैं? नहीं, कोई बड़े लेवल पे किसी जमात के साथ इत्तेहाद के इम्कानात बहुत कम है। देखें आपने क्लिप भी चलाया राना सनाउल्लाह साहब का, वो ठीक कह रहे हैं। देखें काफ लीग के साथ हमने बिल्कुल हुकूमत की, उनके साथ मिलके बैठे, तो उनके साथ जरूर, और उनकी कोई बड़ी डिमांड नहीं होगी बहुत सारी सीट्स के ऊपर, हो सकता है लेकिन आईपीपी के साथ नहीं होगा, आप ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं नहीं होगा? देखिए मुझे इसके इम्कानात कम लगते हैं, क्योंकि हम उनको कोई ज्यादा सीट्स ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ हर हल्के में जो है वो वाफर मकदार में कैंडिडेट्स हैं। तो ये देखिए यानी आपकी बातों से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि काफ लीग की शराइत ज्यादा नहीं होंगी और आईपीपी बहुत शराइत के साथ इत्तेहाद करेगी। जी बज़ाहिर इसी तरह ही नजर आ रहा है। अब काफ लीग की जो सीट्स हैं वो कोई बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं है, तो चंद सीटों पे तो पीएमएलएन जरूर किसी जमात के साथ, मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन है कि गुंजाइश निकाले, लेकिन लार्ज स्केल पे पीएमएलएन के पास जगह मौजूद नहीं है कि वो किसी जमात के साथ इत्तेहाद करे सीट एडजस्टमेंट के ऊपर जो कन्वर्ट। ठीक है जी, ठीक है। शाहिद साहब, ये आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी नई पार्टी ही बनी है, लेकिन बहरहाल चेहरे पुराने हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं तमाम, तो क्या वो इस पोजीशन में आपको नज़र आती है कि वो अगर पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद करे, जैसे कि राना एहसान साहब कह रहे हैं कि वो फिर डिमांडिंग ज़्यादा होंगे या डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो काफ लीग के साथ उनको सूट करता है उनके साथ में? मेरा ख्याल है कि पंजाब की जो सिचुएशन है, बज़ाहिर पीएमएलएन की ये कोशिश होगी कि इलेक्शन तक उनका आईपीपी से कोई अलायंस ना हो। इलेक्शन के बाद जो नताइज होंगे फिर उसकी सूरत हाल पे बैठ के बात होगी, क्योंकि अगर इलेक्शन से कबल आईपीपी के साथ पीएमएलएन ने अलायंस किया तो जैसा हमने 20 सीटों के ज़मनी इलेक्शन में जो नताइज देखे थे, फिर पीएमएलएन को उस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, और पीएमएलएन अवॉइड करेगी कि वो पंजाब में आईपीपी के साथ ना करे। और बेसिकली अगर अलायंस होता भी है तो सबसे पहले उन्हें फेवर करनी पड़ेगी अलीम खान को लाहौर सिटी में। तो ये कैसे पॉसिबल होगा पीएमएलएन के लिए कि वो लाहौर सिटी में, जहाँ पर वो उनका दावा है कि वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है, वो कैसे अलीम खान को ऑफ़र करेंगे? और दूसरी बात, जहांगीर तरीन या उनकी फैमिली में से कोई भी इलेक्शन लड़ता है लोधरा से, तो आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन साहब और पीएमएलएन के कैंडिडेट जो हैं वो बलोच साहब समथिंग सिद्दीक बलोच थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनका नेक टू नेक का मुकाबला था। तो पीएमएलएन क्यों एक ऐसी सीट आईपीपी को देगी जहां पर वो नेक टू नेक कम्पीट कर चुकी है उस वक्त जब वो शदीद मुश्किलात में थी? तो मेरा नहीं ख्याल कि आईपीपी से पीएमएलएन पंजाब में कोई अलायंस करेगी और अपने लिए कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ क्रिएट करेगी, लेकिन अगर आखिरी दिनों में कोई करना पड़ता है तो बमरे मजबूरी कर सकते हैं। ठीक है जी। शैला रज़ा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, टीम कोशिश करी दोबारा उनको लाइन पर लेने की, लेकिन राना एहसान साहब मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी की खैर एक मंतक तो शायद से बल्कि आपसे मैं समझना दूँगी, राना साहब तो ज़रिए इसका जो जवाब देंगे वो उनके सियासी फिलहाल मुखालिफिन है, हाँ, लेकिन कभी जाके फिर एक पेज पर फर्दर अच्छा आगे जाके तो सूरत हाल होगी, हो सकता है मखलूत हुकूमत इनको बनानी पड़े, एक पेज पर आ जाए मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए। ये जो पीपल्स पार्टी एक जानिब कह रही है, उनको लाडला भी कह रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी उनके पास ज्यादा है, फेवरेट भी हैं, साथ ही साथ पूरे एतमाद है अपनी जीत के लिए भी, ये बात समझ नहीं आ रही। क्या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी पीपल्स पार्टी की, या बिलावल साहब ने बतौर वजीर खारजा इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, या सिंध में इतनी दूध शहद की नहरें बहा दी गई कि वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं भी होगी, फिर भी वजीर आज़म ज्यादा ही होगा?
अच्छा, एक बात जो मैं बड़े खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ, अगर बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब के मुकाबले में वो बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर मुझे लगे। अच्छा, मुझे भी बतौर वज़ीर ख़ारिजा बहुत अच्छे लगे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस थी, इंटरनेशनल चीजों की अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन क्या वो सीवी काफी होगा वज़ारत उज़्मा तक पहुंचने के लिए? मैं ये पूछना चाह रही हूं। अब अगली सूरत हाल पे आ जाएं। इसके बाद बिलावल के पास सेल करने के लिए सिंध है। सिंध में बिलावल ने जो कुछ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंटीरियर सिंध में किया है, मैं और आप अगर जाते हैं देखें, इस वक्त हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने बड़ा काम किया है, रोड नेटवर्क इंटीरियर में बड़ा काम किया है, और मेरी मालूमात के मुताबिक इरिगेशन पे भी काम किया है। इरिगेशन पे काम करने की एक बुनियादी वजह यह है कि जरदारी साहब खुद ज़मींदार हैं, तो उन्हें अंदाज़ा है कि जब इरिगेशन पे काम करेंगे तो वो ज़मींदारी का सिस्टम बरकरार रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीपल्स पार्टी की या जरदारी साहब की कुछ लाइबिलिटीज़ इतनी हैं कि उन लाइबिलिटीज़ को कैरी करते हुए आपने जो काम अच्छा भी किया है आप उसे सेल आउट नहीं कर पा रहे। और पंजाब का प्रॉब्लम यह है कि पंजाब को जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 10 सालों में कहीं नहीं रही, फोकस नहीं किया, इस वक्त जो नंबर गेम है वो पंजाब में मैटर करता है। पंजाब में सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, जरदारी साहब की एक्सपेक्टेशन थी कि आईपीपी नहीं बनेगी, पीटीआई अगर टूट फूट हो रही है ये सारे लोग हमारी तरफ आएंगे, हम जैसे कहते हैं एक दिफाई पोजीशन में आ जाएंगे। आईपीपी के बनने और केपीके में खटक साहब का ग्रुप बनने और बलूचिस्तान में बीएपी के अरकान का पीएमएल-एन की तरफ जाना, ये बेसिकली पीपल्स पार्टी के लिए मेरे ख्याल में सेटबैक साबित हुआ। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा राना एहसान साहब, आपका लास्ट कमेंट। फिर बड़े आप पूरे एतमाद हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी बनेंगे? देखिए, इंशाल्लाह हम समझते हैं कि पंजाब में हम सूबाई हुकूमत 2/3 अक्सरियत से बनाने में एक अदालती फैसला है अभी तक। और अच्छा, ये शायद साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली वो तो राना साहब एक अदालती रुकावट अभी तक हायल है, मैं ये कह रहा था। बिल्कुल है, और जाहिर सी बात है जब तक वो हायल रहेगी तब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। लेकिन हम अदालतों से इंसाफ के तालिब हैं और हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें ज़रूर इंसाफ वक्त पे मिलेगा। लेकिन मियाँ साहब जो हैं कैंपेन लीड करेंगे और इंशाल्लाह पीएमएल-एन एक मेजॉरिटी पार्टी की शक्ल इख्तियार करके इलेक्शंस के बाद आएगी। और हमें उम्मीद है पंजाब में हम 2/3 से सूबाई हुकूमत बनाएंगे, बलूचिस्तान में भी बनाएंगे। मुमकिन तौर पे केपी के ऊपर देखें क्या होता है, अभी वहाँ मियाँ साहब ने भी जाना है। इसी तरह सिंध के अंदर से अच्छी सीट्स लेंगे तो एक चारों सूबों की नुमाइंदगी के साथ पीएमएल-एन इक़्तिदार में इंशाल्लाह आएगी। ठीक है, ठीक है जी। केपी का जिक्र किया, तो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की पोजीशन क्या देखते हैं जरा जल्दी से, एक आखिरी मिनट है। आईपीपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस दोनों को एक जैसी सूरत हाल का सामना है, और मेरा नहीं ख्याल के लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि परवेज़ खटक साहब ने तमाम ऑड्स के बावजूद वो ग्राउंड पे निकले हैं, वो जलसे कर रहे हैं। रिजल्ट जो भी होता है, वो सिचुएशन जो स्टैंड उन्होंने लिया है उस स्टैंड को लेके वो ग्राउंड पे वर्क करते हुए और एफर्ट करते हुए नजर आते हैं। रिजल्ट्स उसके जो भी हों वो उसका अंदाजा में, लेकिन वो ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं और वो वोटर के पास जा रहे हैं। जलसा करना इस बात को जाहिर करता है। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी मईशत अपनी बेहतरी के सफ़र पर गामजन है। अस्करी क़यादत और वफाकी हुकूमत ने जो मईशत की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों का आगाज़ किया था, उसके समरात सामने आने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, और इस हवाले से जारी एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने तमाम टारगेट्स पूरे किए हैं। बिजली की कीमतें बर वक्त एडजस्ट की, और अब IMF की जानिब से पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। यही नहीं बल्कि अवाम के लिए अच्छी खबर यह भी है कि आइंदा चंद महीने में महंगाई की शरह में भी कमी का इम्कान है। अच्छा, इस हवाले से गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में IMF की सरबरा ने कहा है कि हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल करें, लेकिन पाकिस्तान का अहम मसला टैक्स वसूली का है। सरबरा IMF ने मजीद क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने। IMF के साथ जो मुआहिदा होने के बाद आज पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 57,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 716 पॉइंट्स के इजाफे से 57,397 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नासिर अली शाह। मुल्की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया शाह साहब ज्वाइन करने के लिए।
नासिर साहब, मुल्की मईशत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि जी IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा है वो हो गया है। तो पाकिस्तान ने इतने मुश्किल हालात में IMF की जो तमाम शराइत मुतालिबात को पूरा किया, क्या कहेंगे? ये तो एक मुश्तरका काविश जो इस तरह से आपने भी नोट करवाया है, इस इकनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम की सख्त ज़रूरत थी। और ये जब हम साबका दौर में भी जब कभी भी IMF प्रोग्राम में जाते थे तो हमेशा IMF को यही शिकायत होती थी कि आप अपना इकनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट नहीं करते। और ये सेकंड रिव्यू जो है ये इस एतबार से एक बहुत ही अच्छी और पुरुम्मीद सूरत हाल पैदा कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी जो कमिटमेंट्स थी उनको पूरा भी किया है, बल्कि अगर आप टैक्स कलेक्शन में देखें तो इस वक्त जो है टारगेट से टैक्स कलेक्शन की फिगर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान को 15% का कम से कम जो GDP का जो परसेंटेज है तो टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, और उसके लिए जो है एक मुसलसल कोशिश की जानी चाहिए। और उसका जो रिफॉर्म प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है वो आने वाली हुकूमत के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा कि इसी रिफॉर्म प्रोग्राम को आगे लेके चले, बल्कि उसको और बल्कि बढ़ोतरी दे, ताकि मुल्क में जो है ऐसी फ़ज़ा कायम हो जिससे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो सकें। डोमेस्टिकली भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू करता है। और डोमेस्टिक आपको अंदाज़ा है कि जब डॉलर का रेट बढ़ रहा था तो हर शख्स जो है वो यही चाहता था कि मैं डॉलर ख़रीद के रख लूँ, जबकि इकॉनमी जो है वो तो चलती है कि जब इकॉनमी में कैश हो। और इसके अलावा भी जो यानी प्रोग्राम है SIFCs के, उनसे भी जाहिर होता है कि ये एक इकनॉमिक जो सक्सेस हमें मिली है, ये इसमें जो है एक इन्वेस्टमेंट की जब तक ट्रैजेक्टरी नहीं आएगी उस वक्त इसकी जो है कंटिन्यूटी नहीं हो सकेगी। अच्छी बात जो है वो नजर आनी शुरू हुई है। अब इसको इसी चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि ये जो रिफॉर्म प्रोग्राम है ये जारी रहे। चलें, उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई दी है और इंशाल्लाह हम दुआ गो कि आगे बेहतर हो। नासिर साहब, ये जैसा कि IMF की सरबराह ने भी कहा है कि पाकिस्तानी जो मईशत है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज या जो बड़ा मसला है वो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स की वसूली। तो क्या कितना ज़रूरी है लोगों को टैक्स नेट में लाएँ, ख़ासतौर पर उन सेक्टर्स को जहाँ पर जो टैक्स की चोरी है वो बहुत ज़्यादा है? नुकसान तो जाहिर बात है मुल्क की मईशत को ही होता है फिर इसका। देखिए, आप फौरी तौर पे अपने इर्द गिर्द देखें, जितनी दुकानें हैं जो रिटेल शॉप्स हैं, अगर उनकी आप कलेक्शंस देखें तो वो चंद बिलियन रुपीस की हैं। और जब कभी भी हुकूमत ने थोड़ी बहुत भी उसके ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की है, तमाम सियासी हुकूमतें जो है उनके सामने मजबूर हो गई हैं और विड्रॉ कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक बहुत ही ज़रूरी सेक्टर जो कि बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशंस कर सकता है। आप दुकानों के साइज़ देखें और उनकी टैक्स की पेमेंट देखें तो आपको हैरत होगी कि ये किस तरह से हम इसको जो है अफोर्ड कर सकते हैं कि ये टैक्स नेट में ना आए। दूसरा, स्मगलिंग जो है वो उसके ऊपर भी जो एक्शंस लिए गए हैं उसका भी अब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर स्मगल शुदा माल है तो वो भी तो आपका टैक्स बचा के स्मगल किया गया है ना, तो उसकी जो स्मगलिंग का जो सिस्टम है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे इन इंसेंटिव्स की कॉस्ट क्या है, उन इंसेंटिव्स को जब हम मिला के देखें तो उससे आपके पास तकरीबन कोई 2.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो इंसेंटिव्स की नज़र हो जाता है। तो उससे भी कुछ जो है एक मुसलसल जो मैंने अर्ज़ की पहले भी रिफॉर्म प्रोग्राम को कंटिन्यू करने की ज़रूरत होगी। तो ये सब उस रिफॉर्म्स का हिस्सा होगा। और एक और भी चीज़ है कि आप टैक्स तो उसी से लेते हैं ना जो कमाता है। जो अमूमन लोग कहते हैं जी टैक्स बढ़ जाएगा तो मिडिल इनकम के लोग और गरीब जो हैं वो और मज़ीद फंस जाएंगे। ऐसा नहीं होता, सिर्फ बल्कि ये है कि अगर अच्छे टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा तो उन पर बोझ जो है वो कम पड़ेगा। दूसरा एक और भी इशू है कि हमारे पास जो यानी ऐसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिनके लॉसेस जो है वो 1 ट्रिलियन रुपीस तक सालाना होते हैं और गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है बहुत हैवीली। ये भी एक बड़ा मसला बन गया है। इस तरफ भी जो है तवज्जो की जा रही है। ख़ासतौर पे SIFC ने आज भी अपनी मीटिंग के अंदर जो है इसकी अहमियत और ज़रूरत जो है उसको महसूस किया है। तीसरी चीज़ जो है वो कोई भी इकॉनमी जो है वो प्रॉब्लम में तब आती है जब उसका करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है वो बढ़ जाए।
अगर हम अपना करंट अकाउंट जो है उसको मैनेज कर लें और टैक्स बढ़ा लें तो उससे हमारा करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है उसमें भी हमें जो है सहूलत मिल सकती है और हमें वो परेशानी नहीं आ सकती जो वक्तन फ़वक्तन हमें चैलेंजेस की सूरत में गुज़िश्ता तमाम हुकूमतों में मोरलेस जो है वो पिछले 15 साल में नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। तो नासिर साहब, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया, ये जो हमारी अस्करी क़यादत और हुकूमत ने मिलकर मुल्क की मशहद की बेहतरी के लिए फ़ैसले लिए हैं, जिसमें ये जो SIFC है इसका क़याम यकीनी तौर पे बड़ी अहमियत का हामिल है, बहुत अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या समझते हैं कि कितना असर हो सकता है अगर हम वाकई गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि इंशाअल्लाह हम होंगे? नहीं, कुछ जो उसके इंडिकेशन है वो तो फौरी तौर पर आपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन देखी कि राइस की हमारी जो इस दफ़ा प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई समझी जा रही है और उससे हमारी एक्सपोर्ट्स में भी जो है बेहतरी आई है। तकरीबन $1.5 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स जो है राइस की वो इस दफ़ा इस साल बढ़ने की उम्मीद है। इसी तरह कॉटन की जो प्रोडक्शन थी पिछले साल 5 मिलियन बेल्स हुई थी सिर्फ, इस दफ़ा 10 से 11 मिलियन बेल्स की जो है वो फोरकास्ट है। और जो आपके पास गंदम की इस वक्त दवाई का सीज़न शुरू हो गया है उसमें भी उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कल्टीवेशन में वो हम कम से कम 10 से 15% जो है वो उसकी हम बढ़ा सकेंगे एकरेज, जिससे कि आपकी गंदम की पैदावार जो है वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस साल बहुत बेहतर होने की उम्मीद है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चैलेंजेस हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर जो है वो बिहेव कर रही है। तो ये 2 से 3 साल के अंदर जो है अगर हम साथ में अपनी ये रिफॉर्म प्रोग्राम और जो एग्रीकल्चर जो हमारे इनकम जो है वो पहुँचे फार्मर्स तक, तो उससे एक बेहतरी जो है वो बिल्कुल नज़र आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं। चैलेंज जो है इस मुल्क का सबसे ज़्यादा वो है कि हम डॉलर कैसे कमाएं। तो एक तो IT का सेक्टर जो है उसकी प्रायोरिटी तय की गई है कि जिससे हम जो है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, लेकिन दूसरे तमाम शोबों में भी जहाँ पर प्रोडक्शन की बेहतरी की ज़रूरत है वहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हुकूमत की सारी तवज्जो जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे होनी चाहिए रिफॉर्म प्रोग्राम के साथ साथ। जितना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा उतना जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी, उसके लिए लोग फिर आ सकेंगे। और साथ ही जो हम बाहर की नई मार्केट्स जो हैं उनको कैसे जाके टैप करें, ख़ास तौर पे जो हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं जब वो बाहर अपनी नुमाइशों पे जाते हैं और दूसरे वो एक्सपैंड करना चाहते हैं उनको बहुत मुश्किलात है। हुकूमत को एक पूरा संजीदगी से एक बहुत ही मरबूत किस्म का निज़ाम जो है वो कायम करने की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, जिससे कि हमारे पर जो हमेशा डॉलरों का प्रेशर होते थे उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें। ठीक है जी नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।